आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है, दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरविंद केजरीवाल का यह तेवर तकरीबन 4 साल बाद वापस लौटा है और उसकी वजह है कि उनको भी समझ में आ रहा है कि एक तरीके से उनका कमबैक हुआ है, राजनीतिक रिवाइवल हुआ है, उनकी वापसी हुई है और एक तरीके से उनका राजनीतिक रूप से पुनर्जन्म हुआ है। ये सब कुछ क्यों है और कहां से ये खेल शुरू हुआ था, आपको इस वीडियो में पूरी बारीकी से उस ट्रेल को समझना होगा, उस कहानी को समझना होगा जिसके सिरे 2022 से जाते हैं, 2024 में आते हैं और 2026 में आकर के इस मुकाम पर पहुंचते हैं। आपको ये वीडियो अरविंद केजरीवाल का समर्थक या विरोधी होकर के नहीं देखना, आपको लीगल एस्पेक्ट्स में देखना है कि कैसे ये एक इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो सालों साल तक नज़ीर बनेगा, जिसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, उदाहरण दिए जाएंगे, जिसको लेकर के जब भी कोई पॉलिटिकल आरोप या गिरफ्तारी होगी तो इस केस का जिक्र जरूर आएगा। और आप यकीन मानिए कि इस केस में जितेंद्र सिंह जो जज हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के, उन्होंने जो काम किया ये 100 केस में से एक केस में हो पाता है, 100 में से एक केस। बहुत सारे जज 30-30 साल के अपने करियर में ये काम नहीं कर सकते। ये बहुत ही बोल्ड फैसला है, बहुत ही बोल्ड डिसीजन है किसी भी जज की तरफ से और इसको लेकर के पूरे देश में अब सियासत गरमाई हुई है। आप बयान सुन रहे होंगे, आप आरोप पक्ष सुन रहे होंगे, लेकिन मैं इसका ट्रेल बताता हूं और आप उसको जरूर सुनिएगा, ध्यान से देखिए। एक वीडियो हमने बनाया जिसमें केस की पूरी 598 पेज की जितनी भी जो ऑर्डर है, जजमेंट नहीं है, ऐतिहासिक इसीलिए ये फैसला है क्योंकि ये एक ऑर्डर है, जजमेंट तक बात पहुंची ही नहीं। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को क्रैश कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की जो सारे आरोप थे उस आरोपों को निराधार कह दिया। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। आप इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप खबर तो देख रहे होंगे लेकिन इसका जो इसकी गंभीरता है शायद समझ रहे हो, क्योंकि इस केस में फैसले तक मामला गया ही नहीं है। जब कोई केस होता है उसमें अभियोजन पक्ष, आरोपी पक्ष जाते हैं, सब लोग, केस चलता है, चार्जशीट फ्रेम होती है, आरोप तय होता है, फिर फैसला आता है। यहां आरोप तय होने से पहले ही उसको खारिज कर दिया गया क्योंकि कोर्ट ने माना कि सीबीआई ने जो काम किया वो राजनीतिक चतुराई से किया है। और ऐतिहासिक इसलिए है कि सीबीआई के आईओ और जो अधिकारियों का जो इंक्वायरी कराने का भी आदेश दिया है राउज एवेन्यू कोर्ट ने, इसलिए। लेकिन कहानी शुरू कहां से होती है? एक सिरा इसका 2022 से शुरू होता है, एक सिरा इसका 2024 से शुरू होता है। कहां से शुरू करूं? 21 मार्च की वो रात जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आरपीएफ के जवानों का पहरा बढ़ गया था, या फिर वहां से शुरू करूं कि जब 12 सदस्यीय दल रात के तकरीबन 9:15 बजे उन्हें गिरफ्तार करके उनके घर से बाहर ला रहे थे, या वहां से शुरू करूं कि जब साल 2022 और उस साल में पहली बार ये मामला सामने आया कि दिल्ली में शराब घोटाले जैसा कुछ कथित हुआ है। लेकिन ये आया कहां से? आरोप किसने लगाया? ये जड़ें कहां से खुली? ये जड़ें जाती है 2021 में। 2021 में नई शराब नीति दिल्ली में लागू हुई। 21 में जो नीति लागू हुई उसमें गड़बड़ियां पाई गई, 2022 में उसको क्रैश कर दिया गया क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो भी नीति है वो फायदेमंद नहीं है। तो दिल्ली के जो लोग हैं उनको याद हो उस टाइम पे शराब इस तरीके से सस्ती मिलने लग गई थी और वहीं से आरोप लगने लग गया कथित शराब घोटाले का। लेकिन बात कहां से आई? नरेश कुमार एक चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने एलजी उस समय के जो विनय सक्सेना थे उनको एक रिपोर्ट बना के दी कि भाई इसमें ये इस तरीके की गड़बड़ है। खास करके जो 12% वाला मामला था उसको इस तरीके से फ्रेम किया गया कि 12% का मार्जिन दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है 6 रुपये तुम रखो, 6 रुपये हम रखें। खैर वो बात पुरानी हो गई, फिर बाद में पॉलिसी बदल गई, नई पॉलिसी आ गई। लेकिन विनय सक्सेना जो उसमें एलजी थे जुलाई में, उन्होंने इसको रेफर कर दिया और फिर अगस्त में सीबीआई ने इस पर केस दर्ज कर लिया और वहाँ से खेल शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे गिरफ्तारियाँ होती हैं और फिर ईडी की एंट्री होती है। इसमें पीएमएलए का केस लगा दिया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 2 शब्द हैं, उसको ध्यान से रखिएगा, एक पीएमएलए और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसके तहत इनके ऊपर चार्जेस हो गए, एक के बाद एक लोग गिरफ्तार होने लग गए। आपको याद हो पहले मनीष सिसोदिया, विजय नायर, संजय सिंह और तमाम अधिकारी और भी बहुत सारे जो इसमें लोग थे। जो 23 आरोपियों की एक लिस्ट है, उस लिस्ट में सबके नाम हैं, इनकी गिरफ्तारी होने लग गई। लेकिन जब 12 सदस्यों की टीम 21 मार्च के 9:15 बजे पहुंची रात में, गिरफ्तारी होती है और वहां से ये पूरा एकदम से हंगामा हो जाता है, सनसनीखेज होता है और मीडिया ट्रायल भयंकर तरीके से शुरू होता है। जो बात सीबीआई नहीं साबित कर पाई कोर्ट में, बहुत सारे मीडिया वाले उस समय अपने आप साबित किए बैठे हुए थे, दोषी मान के बैठे। तो इसीलिए हम लोग को बहुत बेसिक जर्नलिज्म के उसमें सिखाया जाता है कि जब तक किसी पे दोष साबित नहीं होता तब तक वो निर्दोष है। दोषी साबित करने का काम अदालतों का है, मीडिया का, पुलिस का, ईडी का, सीबीआई का नहीं है।
लेकिन अब केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। फिर केजरीवाल की पेशी होती है 28 मार्च को, और 28 मार्च को राउज एवेन्यू को जो स्पेशल अदालत बैठती है, इसमें जस्टिस कावेरी बावेजा बैठती हैं, उन्होंने इस मामले की सुनवाई की। और ईडी बहुत ही तर्कों के साथ पहुंची। ईडी के साथ उनके जो वकील थे एसवी राजू और उनके वकील जोहेब हुसैन, 2 लोग थे। इधर से अभिषेक मनु सिंघवी और एक आध वकील और इनके थे। तर्क वितर्क शुरू हुआ। उसमें केजरीवाल ने खुद दलील दी थी। बहुत सारे लोगों को नहीं याद होगा, इसलिए मैं याद दिला देता हूं। जैसे ममता बनर्जी ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी की, ऐसे ही कोर्ट में अरविंद केजरीवाल खुद खड़े हुए थे और उन्होंने अपना पक्ष, अपनी दलील दी कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, मेरी गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत थी, क्या कुछ लोगों की खुसफुसाहट या कुछ लोगों के बयान पे एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये इतिहास में पहली बार हुआ था भारत में कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ है। इससे पहले हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, वो इस्तीफा देकर गए। जयललिता गिरफ्तार हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लालू यादव गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल अड़े रहे कि मैं गलत नहीं हूं और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। बाद में जब तक चुनाव नहीं हो गया तब तक वो मुख्यमंत्री रहे। लंबा टाइम उन्होंने जेल में बिताया। बीच में उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। एक पूरी टाइमलाइन थी और इस टाइमलाइन के बीच में उनकी पॉलिटिकल छवि धीरे धीरे ढहती चली गई। लेकिन इस मामले में जो बात निकल के सामने आई थी और इनकी गिरफ्तारी हुई और ये लंबे टाइम पे जेल में क्यों रहे, उसकी वजह थी पीएमएलए, जो कि ईडी की धारा है। और ईडी का ये कानून 2018 में लोकसभा में संसद से पास होकर के मजबूत हो गया। और ये धारा ऐसी है जिसमें आरोपी को ये साबित करना होता है कि वो आरोपी नहीं है, वो दोषी नहीं है, और जमानत मिलना इसमें बहुत मुश्किल होता है। और इसको लेकर के कई बार जजों ने टिप्पणियां की और आज का जो ऑर्डर आया, जजमेंट नहीं ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में भी इसमें कहा गया है कि पीएमएलए का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और पहली बार मुझे याद है ये ईडी की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट होती है और इसको लेकर के एक प्रेम प्रकाश नाम के व्यक्ति हैं जिनका झारखंड में जो कथित खनन घोटाला है उसमें हेमंत सोरेन के साथी आरोपी होने की बात थी और वो 1.5 साल जेल में थे। तो उनका जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ये कहा था कि किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता है और ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट का खेल है ये बंद होना चाहिए। सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या होती है? सप्लीमेंट्री चार्जशीट ये होती है कि 90 दिन में किसी भी एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करनी है। लेकिन मान लीजिए कि 70 दिन हो गए और सब ईडी पहुंची और कही कि नहीं हमको कुछ नई चीज़ें मिल गई तो हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करें, तो फिर नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगा, फिर उसको 90 दिन का समय मिल जाएगा और ऐसे ये चक्र घूमता रहता है सालों तक और आरोपी जो है वो जेल में रहते हैं। कई बार इस केस से तो ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट दिखने लग गई है। कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि राजनीतिक चतुराई या राजनीतिक, क्या ये पूरा मामला राजनीतिक वेंडेटा में था, यहाँ से ये सवाल उठ गया। तो इनको जो है उस शराब नीति में अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा और वहाँ से जो टर्म इस्तेमाल किया गया था ये कहा गया था कि इसमें प्रोसीजरल लैप्स है, विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया जो ये पॉलिसी बनाई गई और आर्बिट्री, और इसको कहा गया कि ये बहुत ही इस तरीके की है कि यूनिलेटरल बनाई गई पॉलिसी, डिसीजन लिया गया है। केजरीवाल सरकार ने जो फैसला लिया उसके तर्क नहीं है, इस तरीके के आरोप लगे और ये कहा गया कि 580 करोड़ रुपए का नुकसान, 580 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सरकारी खजाने को और 292 करोड़ रुपए से में कमाया गया। ये आरोप लगा कि सीबीआई जो है ये पैसा जो है चेन्नई से गोवा गया और गोवा से फिर पूरी तरीके से उसका प्रचार में इस्तेमाल किया गया। ये तमाम आरोप थे। अब ऐसे ही आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप आप देखेंगे बीते दिनों में डीके शिव कुमार है जो कर्नाटक के अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी लगे थे, वो जेल गए और वो छूट के आ गए। लेकिन अभी भी वो केस चल रहा है या नहीं चल रहा है मुझे उसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके के बहुत सारे मामले हैं जिसमें राजनीतिक रूप से लोग जेल गए और छूटे और उनके केसेस चल रहे हैं, आरोप हो रहे हैं। मीडिया इसमें कहाँ चूकता है कि मीडिया जैसे ही आरोप लगता है या फिर जैसे ही कह दिया गया कोर्ट की में किसी जज की तरफ से या ईडी की तरफ से, उसको सच मान लिया जाता है। जैसे आपको अगर याद हो हेडलाइंस, अगर आप खबरें देखते हैं, अगर आपको उस दौर की टीवी की हेडलाइन याद हो, अखबारों की हेडलाइन, अरविंद केजरीवाल सरगना, अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड, अरविंद केजरीवाल को लेकर के, या फिर संजय सिंह किंग पिंग ऑफ एक्साइज घोटाला, या फिर मनीष सिसोदिया को किंग पिंग बताया जाता था और इस तरीके से ये चलता रहा। कभी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को किंग पिंग बताया, कभी कोर्ट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को किंग पिंग बताया, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए। सीबीआई के सारे जो आरोप थे वो आरोप ही तय नहीं हो पाए, चार्जशीट ही कैश हो गई। और उस समय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कैसे किया गया था ये भी आप समझिए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, किसी विभाग को इन्होंने ले नहीं रखा था, किसी कागज पे साइन नहीं करते थे,
तो उसको उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक थे। जब ईडी ने गिरफ्तारी बताई और एसवी राजू जब दलील देने पहुंचे थे तो उन्होंने यही कहा था कि बेनिफिशियरी जो है वो आम आदमी पार्टी है, मतलब जो पैसे आए वो आम आदमी पार्टी के पास आए और उसने इस्तेमाल किया है किसमें, चुनाव प्रचार में। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन है, अरविंद केजरीवाल है। इससे पहले केजरीवाल को समन पे समन भेजे जा रहे थे, 9 समन भेजे गए, उन्होंने जवाब दिए, लेकिन समन में आपको पेश होना पड़ता है। तो नियम के तहत ये फिर दिल्ली हाईकोर्ट गए, दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। और इस पीएमएलए की धाराओं में तो अग्रिम जमानत वैसे भी नहीं मिलती है। अगर किसी पे सेक्शन 48 और सेक्शन 45 और सेक्शन 18 लग जाए तो उसमें तो बड़ा मुश्किल होता है जमानत मिल पाना। तो ये सारा कुछ जो है वो चलता रहा और तब तक जो है ECIR ईडी ने दर्ज कर लिया था, FIR दर्ज करती पुलिस और ECIR दर्ज करती ईडी। अब ये सारी दलीलों के बीच में आप समझिए कि हो क्या रहा था उस केस में। आप लोग को शायद ही याद हो या शायद इसमें दिलचस्पी ली हो, क्योंकि जो आजकल ऊपर से बता दिया था सतही चीज़ें, उसी पे तो ज़्यादा जोर होता है, उसी की हेडलाइन बन जाती। रील का ज़माना है, डिटेल में लोग जाते नहीं। उसमें दलील ये थी कि भाई फलाने ने इनका नाम लिया है, फलाने ने इनका नाम लिया, और बार बार ये पूछा जा रहा था भाई कोई किसी को नाम ले लेगा तो आप क्या गिरफ्तार कर लेंगे। जैसे शरद रेड्डी, अरविंदो फार्मा के जो ओनर हैं या फिर जो भी उसके जो भी करता धरता है, वो इस मामले में आरोपी थे, ईडी वाले मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में। उनको जमानत मिली पीठ दर्द की शिकायत के बाद, उनकी पीठ दर्द कर रही थी। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड में इनकी कंपनी ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं बीजेपी को, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सूची आई थी, और आपको याद हो इलेक्टोरल बॉन्ड और ये केजरीवाल का केस लगभग एक आसपास का ही था। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला तो खैर दब गया, जो फाइलें खुली उसमें बात थी क्विट प्रो को की, सेम तरीके का मामला था ये भी। इसमें भी क्विट प्रो को की बात है। क्विट प्रो को मतलब कि कुछ लिया गया उसके बदले में कुछ दिया गया, कोई बेनिफिट पहुंचाया गया। चंदा लेना देश में अपराध नहीं है, लेकिन चंदा लेने के बाद फायदा पहुंचाना, वो भी नियमों का उल्लंघन करके, ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो दोनों एक जैसा मामला था। इलेक्टोरल बॉन्ड की फाइल खुली, उसमें नाम आए किसने कितने पैसा दिया, लेकिन क्या ये जांच हुई कि क्विट प्रो को हुआ था कि नहीं हुआ था, किसी कंपनी को फायदा पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया। लेकिन तब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि इसी वजह से इनको जमानत मिल गई। ऐसे ही राघव मुगंटा भी इसमें आरोपी थे, उन्होंने भी नाम लिए तो उनकी बाद में जमानत हुई। अप्रूवर बनाए गए बहुत सारे जो सरकारी गवाह होते हैं। राघव मुगंटा जो थे इसमें श्रीमालू मुगंटा रेड्डी के बेटे हैं, जो पहले YSR से सांसद थे, अब TDP से सांसद हैं। तो ये राजनीति इसमें शुरू से लग रही थी, और पूरे केस में जाएंगे तो इतना उलझा हुआ था, इतनी उधेड़बुन थी। 25,000 पन्ने का डॉक्यूमेंट पेश हो रहा है, तो फिर इतना हो रहा है, फिर उतना हो रहा है, ये सब कुछ चलता रहा। और बाद में नतीजा क्या रखला, ये कोर्ट ने फैसला तो छोड़ दीजिए, मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, इसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा। कोई जज और वकील आपके आसपास हो तो पूछिएगा कि ऐसा होता है क्या, कि इतना बोल्ड जजमेंट डिसीजन है। फैसला तो छोड़ दीजिए, चार्जशीट को चार्ज ही नहीं फ्रेम होने दिया, और बताया कि भाई इसमें वेंडेटा। आप हमारी एक दूसरी रिपोर्ट देखिएगा, मैं नीचे कमेंट में लिंक लगा देंगे, उसको आप देखिएगा कि कोर्ट में क्या क्या कहा है कोर्ट ने। और कोर्ट ने CBI के अधिकारियों पे कहा है कि इनकी जांच होनी चाहिए, कि इन लोगों ने पॉलिटिकल वेंडेटा, इन्होंने राजनीतिक चतुराई इस्तेमाल की है। इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। लेकिन अब सवाल उठने लग गया कि कहीं भी किसी भी राज्य में जब चुनाव आता है तो वहाँ सरकारी केंद्रीय एजेंसियाँ क्यों एक्टिव हो जाती हैं। अभी बंगाल में चुनाव है, तो बंगाल में बीते दिनों आपको ड्रामा देखने को मिला, जो पूरा टसल हुआ वो आपको देखने को मिला। और अब सवाल उस पर भी है कि मीडिया की इंटीग्रिटी, जो मीडिया ने उस समय अरविंद केजरीवाल को डिमोलिश किया। मैं यहाँ पे किसी नेता या अरविंद केजरीवाल का कोई समर्थक या विरोधी होने के नाते ये बात नहीं पूछ रहा, एक मीडिया पर्सन होने के नाते ये बात कह रहा हूँ। और ये व्यक्ति भी अरविंद केजरीवाल है, हो सकता है कभी किसी कालखंड में किसी और पार्टी का नेता, और हम ऐसी ही बात कर रहे होंगे जब इस तरीके का जजमेंट आएगा कि भाई क्या ये सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया। और फिर जो षड्यंत्र बाहर से जो चल रहा था या फिर जो भी हुआ, अब इसमें पूरे विकल्प हैं कि आप जाइए दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सारे विकल्प बचे हुए हैं। और उसमें हो सकता है कि आरोप लगे भी, लेकिन फिलहाल जो हुआ है उस पर तो अभी बात कर ही सकते हैं कि इस तरीके के जब आरोप सिद्ध नहीं कर पाई CBI, तो CBI की इंटीग्रिटी पे सवाल है। और ये बात देखिए देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। CBI में कौन सा अधिकारी था, अभी कौन नेता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बाद में जब कभी आज से 5 साल बाद 4 साल बाद अगर बात की जाएगी तो पूरे इंस्टीट्यूशन की बात की जाएगी कि तो क्या इंस्टीट्यूशन कहीं इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है, इसको लेकर के सवाल पूछे जाएंगे। और मीडिया के विश्वसनीयता पे तो सवाल है ही, क्योंकि जब ये तय कर लिया जाता है कि आरोपी दोषी हो चुका है अपनी नज़र में,
गड़बड़ वहाँ से होती है, तो क्या वो लोग कभी माफ़ी मांगेंगे या कभी इस तरीके से सामने आकर के कहेंगे? ये बात मैं इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि हमने तब भी रिपोर्ट किया और मैं तब भी कहता था कि ये आरोप है। आरोप और दोष में फ़र्क होता है, और ये फ़र्क एक बहुत महीन लकीर का होता है, जिसे मैं बहुत बेसिक क्लास में सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग नहीं सीखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। अब जो राजनीतिक आक्षेप और आरोप है ये सब चलता रहेगा, लेकिन हमारी दूसरी रिपोर्ट जो पहले पब्लिश हो चुकी है, हम उसका लिंक दे रहे हैं कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देखिए। और उसमें जो मार्टिन लूथर किंग का एक कोट जज साहब ने अपने ऑर्डर के 598 पेजों के ऑर्डर के आखिरी हिस्से में लिखा है, उस कोट को ज़रूर सुनिएगा। वो कोट ही पूरे ऑर्डर का, पूरे आदेश का क्रक्स है। थैंक यू सो मच। अभिनव पांडे नाम है मेरा, और मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केशरवानी है। आपको अगर डिटेल में इस तरीके की रिपोर्ट पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि हमें इस तरीके की और रिपोर्ट करनी है चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये पूरी जानकारी जो आपको बताई वो आपको कैसी लगी, वो भी कमेंट कीजिएगा। न्यूज़ पिंच देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जब हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम आपके लिए इस तरीके की रिपोर्ट्स डिटेल में जाकर के करते रहेंगे। इसलिए मैं वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगा। खबर सुबह आ गई थी, लेकिन हमने कहा कि जब तक इसकी पूरी बारीक चीज़ें ना लेकर आएँ, तो ऐसे आकर के सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ कह के चिल्लाना में मज़ा नहीं आता। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। थैंक यू।